नमस्कार, रात के 8 बज गए। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर आज लगातार दूसरी बार ओम बिरला निर्वाचित हुए हैं और उन्होंने फिर से जिम्मेदारी संभाल ली है। लेकिन निर्वाचित होने के बाद में उन्होंने आपातकाल की 50वीं बरसी को लेकर एक निंदा प्रस्ताव सदन में रखा। उसके बाद में हंगामा हो गया, सदन में भी इसको लेकर हंगामा हुआ। तो संसद के बाहर अगर बात की जाए, सदन के बाहर बात की जाए, तो बीजेपी ने प्रदर्शन किया, जिसको लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम दल बैकफुट पे नजर आ रहे हैं और बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है आपातकाल के मसले को लेकर। तो कुल मिलाकर इस पूरे मसले पर एक लंबी सियासत देखने को मिली। इसी खबर पर हम करेंगे चर्चा। इसके अलावा हम बताएंगे आखिर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने सीबीआई की कितने दिन की हिरासत में भेजा। इसके साथ ही होगी बात मौसम के मिजाज की, खेल की खबरें भी होंगी, हर जगत की खबरें भी होंगी। दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष हुए निर्वाचित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव का सदन ने किया समर्थन। ध्वनि मत से कांग्रेस प्रत्याशी के सुरेश ओम बिरला से हुए पराजित। अध्यक्ष चुने जाने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने ओम बिरला को दी बधाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पहले वक्तव्य में आपातकाल के काले अध्याय का जिक्र आने से बैकफुट पर आई कांग्रेस। सदन में सांसदों ने आपातकाल के दौरान मृतकों की याद में रखा मौन। संसद परिसर में एनडीए सांसदों ने किया प्रदर्शन। पीएम सहित एनडीए नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष के भाषण की सराहना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बने नेता प्रतिपक्ष। 10 साल बाद किसी व्यक्ति की नेता प्रतिपक्ष के पद पर हुई है नियुक्ति। कांग्रेस सांसदों ने संसदीय दल कार्यालय में बैठक के दौरान राहुल गांधी को दी बधाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत ने 3 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेजा। सीबीआई ने शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल को किया था गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रोक लगाए जाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को किया वापस। नीट पेपर लीक मामले में पटना की विशेष सीबीआई अदालत ने 2 आरोपियों को सीबीआई रिमांड पर भेजा। हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल में सीबीआई की टीम ने दी दस्तक। प्रिंसिपल एहसान उल हक को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकवादियों का सफाया। तेज बारिश के बीच घने जंगल में चला ऑपरेशन। आतंकियों की सूचना मिलने पर घेराबंदी कर चलाया गया तलाशी अभियान। उनतीस जून से शुरू होगी श्री अमरनाथ यात्रा। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। जम्मू कश्मीर पुलिस की सुरक्षा विंग अमरनाथ बेस कैंप के आसपास के इलाके में रख रही है पैनी नजर। देश के बाकी हिस्सों की ओर आगे बढ़ा दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर पूर्व तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी। आगामी 4 दिनों में पूर्वोत्तर और दक्षिण पश्चिम भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। एनडीए के प्रत्याशी ओम बिरला आज फिर से लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए। आज इस पर लोकसभा में ध्वनि मत से ओम बिरला लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। पीएम मोदी ने ओम बिरला को फिर से निर्वाचित होने पर बधाई दी तो 17वीं लोकसभा में उनके नेतृत्व में हासिल उपलब्धियों को भी सदन में गिनाया। सभी पार्टियों के नेताओं ने भी नए स्पीकर को बधाई दी। 1 दशक के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद पर राहुल गांधी का चयन हुआ है। बीती 2 लोकसभा में कांग्रेस सहित किसी भी विपक्षी दल के पास जरूरी सांसद ही नहीं थे। 18वीं लोकसभा के सांसदों की शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरे होने के बाद बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया। एनडीए उम्मीदवार के रूप में बीजेपी सांसद ओम बिरला और आईएनडीआईए गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस सांसद के सुरेश आमने सामने रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला का नाम लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए प्रस्ताव किया। प्रधानमंत्री के प्रस्ताव का समर्थन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। एनडीए के तमाम नेताओं ने भी ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव रखा, जबकि विपक्ष के सांसदों की तरफ से के सुरेश की उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखा गया। श्री ओम बिरला, ए मेंबर ऑफ दिस हाउस, बी चोजन as the Speaker of this House.
Those in favor may say aye. इसके बाद ध्वनि मत से एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। विपक्षी दलों ने मत विभाजन की कोई मांग नहीं की। The motion is adopted. Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद ओम बिरला ने पूरे सदन का धन्यवाद किया और कहा कि वे निष्पक्ष भाव से सदन को चलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। मुझे पुनः इस महान सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में दायित्व निर्वहन करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने ओम बिरला को बधाई देते हुए 17वीं लोकसभा में उनके अध्यक्ष रहने के दौरान उल्लेखनीय कामकाज का जिक्र भी किया। 17वीं लोकसभा में मैं कहता हूं कि संसदीय इतिहास का वो स्वर्णिम कालखंड रहा है। आपकी अध्यक्षता में संसद में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, आपकी अध्यक्षता में सदन के माध्यम से जो सुधार हुए हैं, ये अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है। एनडीए के तमाम घटक दलों के नेताओं ने भी लोकसभा अध्यक्ष को बधाई दी। सर, हम लोगों को बहुत खुशी है आपको पुनः इस चेयर पर देखकर। 18वीं लोकसभा में जिस तरीके से पुनः आपको ये जिम्मेदारी मिली है, हम सबका सर 17वीं लोकसभा का एक अपना अनुभव है। ऐसे सांसद जो पहली बार चुनकर आए, सर उनको आपने प्रोत्साहित करने का काम किया। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। विपक्ष के नेताओं ने भी ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की बधाई दी। इन नेताओं ने उम्मीद जताई कि सदन में सभी दलों के नेताओं को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 18वीं लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण पूरा होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी हो गया है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष का पद भी मिल गया है। गुरुवार को दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। निशांत राय और शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और 50 साल पहले आज ही के दिन देश में आपातकाल लागू हो गया था। 50वीं बरसी पर इमरजेंसी की निंदा का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ने रखा, जिसके बाद आज सदन में जमकर हंगामा भी देखने को मिला। सदन के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी भाजपा सांसदों ने आज आपातकाल के खिलाफ प्रदर्शन किया और कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। इस मुद्दे पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बचाव की मुद्रा में दिखाई पड़ रहे हैं। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होते ही ओम बिरला ने जो पहला वक्तव्य पढ़ा, उससे संविधान की किताब को हाथ में लेकर इसे बचाने की दुहाई देने वाली कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। लोकसभा अध्यक्ष ने इस दौरान न सिर्फ लंबा चौड़ा आलेख पढ़ा बल्कि 2 मिनट का मौन भी रखा। ये कांग्रेस पार्टी के जले पर नमक छिड़कने जैसा हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि 25 जून 1975 का दिन हमेशा के लिए काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद आपातकाल को लेकर संसद परिसर में मकरद्वार के सामने बीजेपी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपातकाल और उसके बाद की जाने वाली ज्यादतियों की कड़ी निंदा करने के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि माननीय अध्यक्ष ने आपातकाल की कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। उन्होंने आपातकाल के दौरान की जाने वाली ज्यादतियों को उजागर किया और ये भी बताया कि किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा गया था। उस दौरान कष्ट झेलने वाले लोगों के सम्मान में मौन धारण करना बहुत भावपूर्ण था। आपातकाल 50 साल पहले लगाया गया था, लेकिन आज के युवाओं के लिए इसके बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इस बात का सटीक उदाहरण है कि जब संविधान को रौंदा जाता है, जनमत को दबाया जाता है और संस्थाओं को नष्ट किया जाता है तो क्या होता है। आपातकाल के दौरान होने वाली घटनाओं से पता चलता है कि तानाशाही कैसी होती है। केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा और एनडीए के नेताओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल लगाने की फैसले की निंदा की। उन्होंने कहा कि संविधान को रौंदने, ध्वस्त करने की अनुमति फिर नहीं दी जाएगी। 26 जून हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग ने संकल्प लिया, माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से प्रस्ताव रखा और संकल्प लिया कि दोबारा भारत के संविधान को कुचलने का जो भी प्रयास करेगा उसको हम बिल्कुल विरोध करेंगे और होने नहीं देंगे। आज ही के दिन 26 जून 1975 को जब देश जगी थी सुबह, तब देश को मालूम पड़ा था कि देश के ऊपर आपातकाल लगा दिया गया है, इमरजेंसी थोप दिया है श्रीमती इंदिरा गांधी ने। लगभग 1.5 लाख लोगों को जेल में भर्ती किया गया था। कई लोग, 22 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, कस्टोडियल डेथ हुआ था। वहीं कांग्रेस सहित विपक्षी दल के नेताओं ने सत्ता पक्ष से अतीत के मुद्दे ना उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी इस पर पहले ही खेद जता चुकी हैं। The issue of emergency is done and dusted. We should talk about the strangulation of institutions and collapse of institutions today. Referring to a sitting chief minister who's been incarcerated pending trial. I mean, these are the things we should be talking about. हम पास्ट को कितना देखें, भविष्य हमारे सामने क्या है, और ये इतने आज हम लोगों के साथ कह रहे हैं जो समाजवादियों ने कभी उनको सम्मान दिया था, रक्षक सम्मान, लोकतंत्र रक्षक सेनानी, आइए लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय से अपना निर्वाचन रद्द किए जाने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में उनके प्रति बढ़ते विरोध से निपटने के लिए आपातकाल लगा दिया था, जिसके बाद देश के लोगों को नागरिक अधिकारों से वंचित होना पड़ा था और बड़ी संख्या में विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। यहाँ तक कि प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। एनडीए का कहना है कि हाथ में संविधान की किताब लेकर इसे बचाने की बात करना मात्र ढकोसला है, क्योंकि 1975 में आपातकाल लागू कर लोकतंत्र का गला घोटा जा चुका है। ब्यूरो इनपुट के साथ पार्लियामेंट टीम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जिस आपातकाल को 50 साल एक तरीके से पूरे हुए हैं, उस आपातकाल में 50 साल पहले हुआ क्या था, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि जब देश में इमरजेंसी लगी तो क्या हुआ था आपातकाल में। 25 जून 1975 से शुरू होकर 21 महीने तक, यानी मार्च 77 तक देश में आपातकाल चला था, लगभग 2 साल के आसपास में ये एक अवधि थी। इसके अलावा अगले तथ्य की बात की जाए तो जनता के मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया था, यानी कि आम लोगों के जो हक संविधान प्रदत्त थे उनको कम कर दिया गया था। प्रशासन और पुलिस के द्वारा लोगों के उत्पीड़न की न जाने कितनी कहानियां आज कागजों में दर्ज हैं। ये लगातार उस वक्त की सच्चाई थी। इमरजेंसी के वक्त की बात की जाए, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। आज जो इस वक्त बीजेपी के बड़े नेता है या जनता पार्टी के तमाम उस वक्त के जो तमाम बड़े नेता थे या जेपी खुद एक प्रकार से उस वक्त जनता की आवाज बन गए, तो उन सभी लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। सरकार की अनुमति के बिना अखबार छपता नहीं था। उस वक्त सरकार की जानकारी के बाद ही किसी खबर को अखबार में छपने की अनुमति होती थी। अखबार ना छप सके इसलिए प्रेस की उस वक्त बिजली काट दी जाती थी, उनके दफ्तरों को ब्लैकआउट कर दिया जाता था ताकि वो अपना काम ना कर सके और अगले दिन
अखबार लोगों तक ना पहुंचे, खबरें लोगों तक ना पहुंचे। कुलदीप नैयर जैसे वरिष्ठ 250 के आसपास ऐसे पत्रकार थे जिनको गिरफ्तार किया गया था। यानी कि देश के चौथे स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बात की जाए तो उसको कहीं जर्जर कर दिया गया था। दर्जनों पत्रकारों की सरकारी मान्यता रद्द कर दी गई थी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी भंग कर दिया गया था। इमरजेंसी के वक्त क्या क्या हुआ था उसका जिक्र कर रहे हैं। इसी तरह से ट्रेड यूनियन और मजदूरों की हड़तालों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी कि आपके अपने हक या बात रखने के जो अधिकार है उसको निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तो उस पर एक तरीके से पाबंदी लगा दी गई थी। संजय गांधी ने उस वक्त देश में जबरन नसबंदी का एक तरीके से पूरा अभियान चलाया था और कई लोग जो शादीशुदा भी नहीं थे वो भी कहते हैं कि साहब उनके साथ भी जबरन एक तरीके से नसबंदी कर दी गई, जो कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन था। तो ये भी अपने आप एक स्याह तस्वीर दिखाता है उस काले अध्याय की। 1,40,000 से ज्यादा लोगों को जेल में बंद किया गया था। कितनों लोगों के ऊपर मीसा एक्ट लगा, कितने ही लोगों को सुरक्षा अधिनियम के तहत बंद किया गया था और लोग लंबे समय तक जेल में बंद रहे थे। किसी भी शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पे उस वक्त हजारों बस्तियां उजाड़ दी जाती थी, जो झुग्गी झोपड़ी होती थी उजाड़ दी जाती थी कि साहब शहर का सौंदर्यीकरण होना, लेकिन किसी की आवाज सुनी नहीं जाती थी और नोटिस भी नहीं दिया जाता था। अभिनेताओं, जो कलाकार और अभिनेता थे, उनकी में भी जो सरकार विरोधी लोग थे या जो अपनी बात मुखरता से रखना जानते थे, उनकी एक काली सूची बना दी गई थी। कई फिल्मों पर प्रतिबंध लगा था, उन पर रोका गया था। कई फिल्मों की बनते समय उसमें काटछाट की गई थी। यानी कि सरकार की मर्जी से देश का सिनेमा भी चल रहा था, रंगमंच भी चल रहा था। तो ये सब एक तरीके से आपातकाल के समय में हुआ था। तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार की स्थिति थी। लेकिन बात की जाए एक सबसे बड़े बात कि आखिर इमरजेंसी लगाकर सरकार का अधिकार लेकर इंदिरा गांधी ने उस वक्त क्या कुछ बड़े संविधान संशोधन किए थे, क्योंकि वो अपने आप पे बहुत जरूरी है समझना आज की युवा पीढ़ी के लिए। 21 महीने के आपातकाल में 5 संविधान संशोधन हुए थे। हालांकि संख्या 5 है, लेकिन ये बहुत बड़े संविधान संशोधन थे। 38वां संविधान संशोधन हुआ था पहला उस 21 महीने की कार्रवाई के दौरान। उसके तहत न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया था। यानी कि संसद ने, प्रधानमंत्री ने जो एक आपातकाल थोपा है उसकी न्यायिक समीक्षा का, जो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार संविधान ने दिया है सुप्रीम कोर्ट को, उसको अधिकार को छीन लिया गया था। इसी तरीके से 39वां संशोधन जो हुआ उसके तहत क्या हुआ था, उच्च न्यायालय से छीना गया प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त व्यक्ति के जो चुनाव है उसकी जांच का जिम्मा। यह समझना जरूरी है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस वक्त इंदिरा गांधी के चुनाव की समीक्षा करके उनको यह माना था कि उन्होंने गलत तरीके से काम किया था, जिसकी वजह से वो दोषी ठहराई गई थी। और उसी के बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी, यानी कि जब हाईकोर्ट के अधिकार को सीमित कर दिया गया था। 42वां संशोधन, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 368 के तहत एक साथ 40 अनुच्छेदों को एक तरीके से बदल दिया गया था और इसको लेकर एक प्रकार से कहा जाता था ये मिनी संविधान बना दिया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में समझना। 42वां संविधान संशोधन, 40 अनुच्छेदों को बदलने की वजह से 42वें संशोधन को कहते हैं मिनी संविधान। यानी कि आपने एक नया छोटा संविधान ही लाकर रख दिया है देश के सामने। इस बात का जिक्र था। इसमें क्या बड़े बदलाव थे, जल्दी से आपको वो भी समझाते हैं। 42वां संशोधन के तहत संसद को मिली संविधान निर्माण की असीमित शक्तियां, यानी कि प्रधानमंत्री किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार ले सकता है और किसी भी सीमा तक जा सकता है, किसी भी नियम कायदे कानून को बना सकता है। 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों सहित किसी भी परिवर्तन को जो संसद लाएगी, प्रधानमंत्री लाएंगे, उसका अदालत में समीक्षा नहीं हो सकती। यानी कि न्यायपालिका के रिव्यू के अधिकार को सीमित कर दिया गया था। यह हुआ था आपातकाल के समय में। 42वें संविधान संशोधन के तहत इस संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी जोड़ दिया गया था। यह 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। इसके अलावा क्या कुछ बदला था, 42वें संविधान संशोधन के तहत ही राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया था। यह भी अपने आप में एक बड़ा संविधान परिवर्तन लगातार हुआ था। 42वां संविधान संशोधन के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में 4 नए सिद्धांत भी जोड़े गए थे। तो इसी वजह से कहा जाता है कि 40 बड़े बदलाव की वजह से एक मिनी संविधान ही खड़ा कर दिया था उस वक्त की प्रधानमंत्री, तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। और यह बताता है कि संविधान संशोधन करके सभी तरीके के अधिकार, चाहे वो जनता हो या जो तमाम एजेंसीज हैं या तमाम संस्थाएं, उन सब के अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया था उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। और शायद इसी वजह से काला अध्याय कहा जाता है इस पूरे आपातकाल को। क्या कुछ बड़ी घटनाएं उस वक्त रही थी, इस पर हम चर्चा भी करेंगे खास मेहमान के साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति थी 50 साल पहले, और उस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय भी कराएंगे। उससे पहले आज का विशेष की बात करते हैं। आपातकाल पर इस बार आर पार। इस वक्त हम विशेष का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे इस बार आपातकाल पर आर पार नजर आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। इसको लेकर लगातार स्थितियां अलग तरीके से दिखाई पड़ रही हैं, और इस विषय पर बात करने के लिए देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। और खुद राम बहादुर राय जी करीब 16 महीने तक उनको भी इमरजेंसी के दरमियान जेल में वक्त गुजारना पड़ा। राम बहादुर जी, बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ पे। शुक्रिया आप वक्त निकाल के हमारे लिए आए। पहली बात तो यही कि जो आपातकाल का पूरा अध्याय है, आज की युवा पीढ़ी को 50 साल बाद भी जाने रखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इस बात को लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आप संविधान की महत्वता को तब समझेंगे जब आपसे जो छीना गया था उसको आप जान पाएंगे। राम बहादुर जी, पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा, इमरजेंसी ज़रूरी नहीं थी। इमरजेंसी ज़रूरी क्यों नहीं थी, पहले मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा। 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध हो गया इलाहाबाद से, और वैसे तो 12 जून इंदिरा गांधी के लिए 3 विपत्तियों की सूचना उनको मिली थी। जी, सुबह सुबह डीपी धर का देहांत हुआ था। 10:15 पर इलाहाबाद का फैसला उनके खिलाफ आया, और शाम को गुजरात विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की पराजय हो गई। लेकिन ये जो दूसरी घटना थी, उसका अंदेशा इंदिरा गांधी को था, और इस की पुष्टि 3-4 किताबों में मिलती है। जैसे पुपुल जयकर ने जो उनकी जीवनी लिखी है उसमें भी मिलती है। PN धर की जो पुस्तक है इंदिरा गांधी इमरजेंसी एंड डेमोक्रेसी, उसमें भी मिलती है। बिशन टंडन की जो पुस्तक है प्रधानमंत्री कार्यालय से आपातकालीन डायरी, उसमें भी मिलती है। बिशन टंडन ने 12 जून को जब फैसला आया तो ये लिखा है अपनी डायरी में कि मैं जितना इंदिरा गांधी को जानता हूँ, वे इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यालय में वो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, और PN धर ने उनकी बड़ी तारीफ़ की, और सचमुच वो तारीफ़ के लायक हैं। मैं उनसे मिलता रहा हूँ। उन्होंने 12 जून 1975 को फैसला आने के बाद अपनी डायरी में लिखा कि मैं इंदिरा गांधी को जितना जानता हूँ, उसके आधार पर मुझे लगता है जी कि वे प्रधानमंत्री पद की कुर्सी, यानी प्रधानमंत्री का पद किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगी। सर, आपसे हम इस तथ्य को हम आगे और समझेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, बहुत जल्द वापस आते हैं और आपके से इस पूरी वाक्य को हम समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया,
इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसकी फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय जी मौजूद है और बात आपातकाल की हो रही थी। राम बहादुर जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो ये कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था और जो एक लोगों के, आम लोगों के हक छीन लिए गए थे, उनके जो संवैधानिक जो नियम, उनको अधिकार मिले हुए हैं, उसको सीमित किया गया था, वो आज की युवा पीढ़ी को जानना ज़रूरी क्यों है, उस बात का आप जिक्र कर रहे थे। जी, आज नई पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि इमरजेंसी की ज़रूरत थी नहीं, परंतु इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश पर तानाशाही थोपी और संविधान का गला घोटा, संविधान को रौंदा। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया, उससे पहले हाई कोर्ट फैसला सुना चुका था। इंदिरा गांधी में अगर लोकतांत्रिक रीति रिवाज में यकीन होता तो वो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाती और कहती कि आप नया नेता चुन लीजिए, हमारी सदस्यता समाप्त हो गई है। और इलाहाबाद ने उनको 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक भी दिया था। इसके बजाय कि वो कांग्रेस में जो नेता बन सकते थे उनको चुनने के बजाय उन्होंने इमरजेंसी लगाने का इरादा बनाया। और सिद्धार्थ शंकर रे ने गवाही दी है जी शाह कमीशन के सामने कि 25 जून की सुबह जब हम लोग फखरुद्दीन अली अहमद साहब के घर के से मिलने जा रहे थे, तत्कालीन राष्ट्रपति, तो इंदिरा गांधी ने मुझसे पूछा कि बिना मंत्रिमंडल की बैठक बुलाए इमरजेंसी कैसे लगाई जा सकती है। तो उन्होंने समय मांगा और जो सलाह दी उसके हिसाब से रात को 12:30 बजे जबरन राष्ट्रपति से हस्ताक्षर कराया गया। और संविधान में व्यवस्था है कि मंत्रिमंडल की मंजूरी के बगैर इमरजेंसी की घोषणा नहीं की जा सकती। तो सुबह 4 बजे लोगों को जगा करके 6 बजे वो मीटिंग हुई है और तब 8 बजे के आसपास में इंदिरा गांधी ने रेडियो पर इमरजेंसी की घोषणा की 26 जून को। जी
इमरजेंसी के घोषित होने से पहले ही रात को सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। जेपी सो रहे थे, उनको जगा करके गिरफ्तार किया गया। मदरलैंड के एडिटर KR मलकानी का सारा घर घेर करके उनको गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में जितने बड़े नेता थे, चंद्रशेखर, पीलू मोदी, बीजू पटनायक, राजनारायण, ये मोरारजी भाई देसाई, ये सारे लोग अरेस्ट कर लिए गए जी। और सबको सिविल लाइन थाने में इकट्ठा किया गया और फिर रोहतक जेल भेजा गया। ये जो 25 जून की रात को इमरजेंसी घोषित होने से पहले ही गिरफ्तारियां हुई हैं, वो तो मानवाधिकार का हनन है, क्योंकि ना उनके खिलाफ कोई वारंट नहीं जी, उनके को कोई नहीं बताया गया कि आपका दोष क्या है जी। और KR मलकानी ने जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने आई तो उन्होंने पूछा कि वारंट दिखाइए। उन्होंने कहा कि वारंट की ज़रूरत नहीं, आपको चलना है थाने। यानी प्रोफेसर PN धर ने मैंने कहा कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी और डेमोक्रेसी जो किताब लिखी है जी। 25 साल बाद लिखी उन्होंने जी। वो प्रोफेसर PN धर इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उसमें वो वर्णन करते हैं कि संजय गांधी के इशारे पर काम हो रहा था जी। प्रधानमंत्री कार्यालय, यानी सबसे बड़ी क्षति जो हुई वो प्रधानमंत्री कार्यालय जहाँ से देश को चलना चाहिए जी, प्रधानमंत्री कार्यालय गौड़ हो गया, शून्य हो गया और प्रधानमंत्री निवास में बैठकर संजय गांधी और संजय गांधी की चंडाल चौकड़ी जी। फैसले कर रही थी कि किसको गिरफ्तार करना है, किसको यातना देनी है, किसको जेल भेजना है, किसकी हत्या करनी है, ये सारे फैसले। सर एक चीज़ आपसे एक और समझना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस वक्त जो तमाम जो विरोधी पक्ष के नेता थे उनके साथ क्या हुआ, आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आम जनता के हिस्से भी किस प्रकार से मुश्किलें आई थी, जरा उसको भी संक्षेप में बताइए, क्योंकि वो मौलिक अधिकार की बात हम करते ही हैं जी। शुरू के 5-6 महीने जी तो सदमे में लोग थे, इसलिए दफ्तर में लोग जाने लगे थे, रेलगाड़ी ठीक से चलने लगी थी, कुछ महंगाई घट गई थी। लेकिन 6 महीना बीतते बीतते और उसके बाद लोगों को जब ये लगने लगा कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो बड़ी संख्या में जिनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, जो सामान्य नागरिक थे, उनको जेलों में डाला जा रहा था। और कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के सांसद पुलिस एजेंट की भूमिका निभा रहे थे। जैसे मैं अपना ही बताऊं जी, तो बनारस में मुझे सुधाकर पांडे के लोगों ने गिरफ्तार करवाया जब मैं सड़क पार कर रहा था और वहाँ बगल में बनारस के सांसद सुधाकर पांडे बैठे हुए थे। उन लोगों ने देखा कि मैं जा रहा हूँ तो दौड़ करके पुलिस कोतवाली गए और उन्होंने हमको गिरफ्तार करवाया। पूरे देश में अगर इस बात की छानबीन करें तो कांग्रेस पार्टी उस समय पुलिस के एजेंट की भूमिका में थी और इस तरह से लोगों पर जो गिरफ्तार किए जाते थे, मान लीजिए उनके पास कोई पर्चा मिला नहीं मिला, परंतु उनके साथ जो अत्याचार होता था वो उसकी कोई इंतहा नहीं थी जी। आज भी बहुत लोग हैं जिनके नाखून निकाल लिए गए, जिनकी रोशनी चली गई, कई लोग हैं जो जेलों में तड़प तड़प करके मरे जी। तो बड़ी संख्या में, वो उसकी संख्या हजारों में है जी। और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का जो कारण बताया वो सरासर झूठ था। उस झूठ का पर्दाफाश किया जयप्रकाश नारायण ने स्वयं। उन्होंने अगस्त के अंत में, यानी 75 अपनी गिरफ्तारी के करीब 2 महीने बाद जी, उन्होंने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा और कहा कि बिहार में बाढ़ आई हुई है, मैं राहत काम में लगना चाहता हूं, मुझे रिहा किया जाए। अब 1934 में जब बिहार में भूकंप आया था जी, तो अंग्रेज सरकार ने राजेंद्र बाबू को जेल से रिहा कर दिया था कि वो राहत कार्य में जाएं। उसका
उसी नज़ीर पर जेपी ने मांग की कि हमको आप लोगों के बीच में जाने दीजिए, हम राहत कार्य करना चाहते हैं, लेकिन उनको इसकी इजाज़त नहीं मिली। जी। उसके बाद पीएन धर और जेपी के संबंध थे, तो उन्होंने जेपी ने पीएन धर को एक संदेश भिजवाया कि ये समय है जब हमको फिर से बातचीत शुरू करनी चाहिए। इंदिरा गांधी ने उस बातचीत कर जो जेपी का प्रस्ताव था उसको स्वीकार नहीं किया। जी। आरएसएस के बाला साहेब देवरस ने कुछ दिनों बाद जैसे जेपी ने पत्र लिखा, उसी तरह से बाला साहेब देवरस ने एक पत्र लिखा, 2 या 3 पत्र लिखे। यानी बड़े नेता जो विपक्ष के थे वो संवाद शुरू करना चाहते थे। जी। लेकिन इंदिरा गांधी अपनी तानाशाही में और संजय गांधी के दबाव में, दोनों तरफ से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को बनाए रखा और चलाए रखा और जुल्म बढ़ते गए। जी। जुल्म बढ़ता गया तो प्रोटेस्ट भी बढ़ता गया, और कॉमनवेल्थ की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें लोगों ने पर्चे बांटे। दुनिया के दूसरे देशों में, अमेरिका में, लंदन में डॉक्टर मकरंद देसाई, जतिंदर कुमार, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जी, इन सब लोगों ने विदेशों में मानवाधिकार का हनन हो रहा है भारत में, लोकतंत्र को छीन लिया गया है लोगों से, मौलिक अधिकार छीन लिए गए हैं और नागरिक आज़ादी छीन ली गई है। जी। ये सब तो हुआ ही। सबसे बड़ी बात है जो मैंने ये कहा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई गई। सर, आप ये तो संविधान का जो 39वां संशोधन है वो इस बात का प्रमाण है। मैं सर उसी संशोधन पे आ रहा हूँ, क्योंकि संसद के माध्यम से असीमित शक्तियां अपने हाथ में ले लेना और जो संविधान प्रदत्त सबसे बड़ा एक प्रावधान न्यायपालिका को किसी भी कानून का रिव्यू का था, उस तक को सस्पेंड कर देना, तो अब ये दिखाता है कि किस प्रकार से एक तानाशाही व्यवस्था थी। तो संविधान संसद के माध्यम से कितना बड़ा बदलाव और एक मिनी संविधान खड़ा कर देना, ये भी उस वक्त का काला अध्याय है। बहुत पहले जब केशवानंद भारती की बहस हो रही थी, तो नानी पालकीवाला ने सुप्रीम कोर्ट को ये चेतावनी दी थी जी कि एक ये रिजीम जो चल रही है, और वो इंदिरा गांधी की रिजीम थी उस समय, ये 1973 की बात है, तो उन्होंने कहा था कि ये रिजीम के जो संकेत हैं उसमें ये प्रियम्बुल भी बदल सकते हैं, और इसलिए संसद को आप संविधान को बदलने की, संशोधित करने की असीमित अधिकार मत दीजिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत केशवानंद भारती से शुरू हुआ, लेकिन इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी कैद में रखा। संसद ने सबसे पहला काम किया कि इंदिरा गांधी के चुनाव को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसके लिए संविधान में संशोधन किया। उसके बाद जो संशोधन हुए वे सारे संशोधन संविधान का पुनर्लेखन है, संविधान को रौदना है और संविधान निर्माताओं के साथ, संविधान सभा के साथ धोखाधड़ी है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक आप जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपातकाल के उस वक्त के दौर की बात करें तो समय हमेशा कम पड़ेगा, लेकिन फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। राम बहादुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन कभी फिर मौका मिलेगा तो इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आप समय निकाल के आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। सैम पित्रोदा को ओवरसीज कांग्रेस का दोबारा से अध्यक्ष बनाया गया है। इस हालिया नियुक्त से कांग्रेस एक बार फिर से अपने विरोधियों के निशाने पर आ गई है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा ने भारतवासियों को लेकर नस्ल भेदी टिप्पणी की थी। यहां तक कि उन्होंने अमेरिकी कानून का हवाला देकर संपत्ति के बंटवारे की बात भी कही थी, जिसके बाद देश भर में भारी बवाल मचा था। उनके विवादित बयान के बाद कांग्रेस ने सैम पित्रोदा को ओवरसीज कांग्रेस के पद से हटा दिया था, लेकिन चुनाव होने नतीजे आने के बाद एक बार फिर से उनकी बहाली हुई है। ये दिखाता है कि कांग्रेस ने एक टाइम बिंग अरेंजमेंट किया था उनको हटाकर। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की CBI रिमांड पर भेज दिया है। इस मामले में CBI ने तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। CBI ने आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए 5 दिन की हिरासत मांगी थी। CBI ने अदालत को बताया कि 17 आरोपियों के खिलाफ 4 आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। वह जांच के लगभग निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत से जमानत आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट की अंतरिम रोक को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है। अवकाशकालीन पीठ ने केजरीवाल को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से कहा, चूंकि उच्च न्यायालय ने 25 जून को विस्तृत आदेश पारित किया है, तो अब वह ठोस अपील दायर करना चाहेंगे। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल को इस साल 21 मार्च को शराब नीति से जुड़े नीति बनाने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के किस्से को लेकर ईडी ने गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट ने मंगलवार को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी और कहा था कि ट्रायल कोर्ट को कम से कम अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए। दिल्ली में पीने के पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। राजधानी दिल्ली में सरकार आम लोगों की परेशानियों को दूर करने के बजाय सियासी बयानबाजी में लगी है, तो वहीं विपक्ष केजरीवाल सरकार से सवाल पूछ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली अब भी बूंद बूंद पानी की किल्लत से जूझ रही है। साफ पानी की कमी के चलते लोग जहां तहां से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं या फिर मोटी रकम चुकाकर अपने घरों पर पानी के टैंकर मंगवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली की केजरीवाल सरकार से पानी की समस्या के निपटारण पर ध्यान देने का आह्वान कर रही है। गरीबों का पानी, झुग्गी वालों का पानी, अनऑथराइज कॉलोनियों का पानी, ये सब टैंकर माफियाओं को बेच दिया केजरीवाल की सरकार ने। हाथीसी जी भ्रम फैलाने की पूरी कोशिश की। जब उनको साथ नहीं मिला, भ्रम फैलता नहीं दिखा, तो अनशन छोड़ के भाग गए। वहीं दिल्ली में जारी जल संकट पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली में पानी बिजली संकट के बीच लोगों को एक ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत महसूस हो रही है जो उनके बीच हो और उनकी समस्याओं को हल करने को लेकर गंभीरता से काम कर सके। कि दिल्ली अगर एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है, तो आम आदमी पार्टी की मंत्री अपनी ही पार्टी के खिलाफ अनशन पे क्यों बैठे थे? ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पहली दफा गर्मियों में पानी की भारी किल्लत हो रही है। हर साल ये समस्या दिल्ली वासियों के सामने पेश आती है। असल में समस्या जल बोर्ड द्वारा पानी के बंटवारे का सुचारू प्रबंधन न करना और टैंकर माफिया पर लगाम न लगाने से हो रही है। नई दिल्ली से सहयोगी शैलेंद्र मिश्र के साथ देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज। श्री राम जन्मभूमि देश में आज से नए टेलीकॉम कानून लागू हो गए हैं। नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 की जगह लागू किया गया है। नए टेलीकॉम कानून टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में लगातार हो रहे तकनीकी बदलावों को देखते हुए पेश किया गया है। देश में नया दूरसंचार अधिनियम 2023 आंशिक रूप से लागू हो गया है। आंशिक रूप से मतलब ये है कि इस कानून के कुछ धाराओं के नियम लागू हो गए हैं। दूरसंचार अधिनियम 2023 मौजूदा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ वायर अधिनियम 1950 के पुराने विनियामक ढांचे की जगह लेगा। क्या खासियत है इस एक्ट की और किस तरीके से ये लोगों को फायदा देगा?
देखिए, जो पुराने हमारे जो प्री इंडिपेंडेंस एरा के एक्ट्स थे जिसके तहत अभी तक टेलीकॉम सर्विसेज गवर्न होती थी, उनको सबको बदल करके अभी एक नया आधुनिक एक्ट लाया गया है जिसमें कि जो टेलीकॉम सेक्टर है उसकी ग्रोथ और उसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और उसके बेटर रेगुलेशन के प्रावधान किए गए हैं। जो पुराने समय में लाइसेंस की पद्धति थी उसको बदल के अब ऑथराइजेशन का प्रावधान इसमें किया गया है। टेलीकॉम एक्ट में जो टेलीकॉम रिसोर्सेज के मिसयूज़ करके लोगों को प्राइवेसी में भंग करना या न्यूसेंस करना या क्रिमिनल एक्टिविटी करना, उन सब को रोकने के लिए कड़े प्रावधान इसमें किए गए हैं। इस नए अधिनियम के अनुसार सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। इसके साथ ही इस एक्ट में मोबाइल सिम कार्ड को लेकर भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके खास बातों पर गौर करें तो फर्जी सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगाने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। किसी भी तरह के सिम कार्ड फ्रॉड करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना होगा। सिम बेचने के लिए बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा, उसके बाद ही सिम जारी होगा। एक पहचान पत्र पर 9 से अधिक सिम कार्ड होने पर 50,000 रुपए का जुर्माना है। दूसरी बार यही काम करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। सिम कार्ड की कॉपी करना भी अपराध में शामिल है। सिम कार्ड क्लोन करने या किसी और के सिम कार्ड का दुरुपयोग करना अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। टेलीकॉम कंपनियों को यूजर को DND यानी डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस रजिस्टर करने का ऑप्शन देना होगा। इसके अलावा यूजर्स को इस तरह के मैसेजेस की शिकायत करने का भी ऑप्शन मिलेगा। आपात स्थिति में सभी नेटवर्क सरकार के नियंत्रण में होंगे। सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन अब प्रशासनिक तरीके से होगा, यानी इसकी नीलामी नहीं होगी। इसके अलावा अब देश के बाहर की कंपनियों को भी स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे। बिना इजाजत टेलीकॉम नेटवर्क का डेटा एक्सेस करना, कॉल टैप करना या रिकॉर्ड करना अपराध माना जाएगा। इसके लिए 3 साल की सजा हो सकती है। नए विधेयक में प्रमोशन मैसेजेस को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। टेलीकॉम कंपनियों को प्रमोशनल मैसेजेस भेजने से पहले सरकार से इसकी इजाजत लेनी होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को देखते हुए टेलीकॉम कंपनियों को अपने इक्विपमेंट्स केवल सरकार द्वारा आइडेंटिफाइड ट्रस्टेड सोर्सेज से ही लेने होंगे। यदि कोई यूजर DND सर्विस को ऑन रखता है तो उसके पास इस तरह के मैसेजेस या कॉल्स नहीं जाने चाहिए और यदि नियम का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई होगी। जानकार भी इस नए टेलीकॉम एक्ट को देश में टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत बड़ा आवश्यक क्रांतिकारी परिवर्तन बता रहे हैं। देखिए, दूरसंचार अधिनियम 2023 उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही क्रांतिकारी साबित होगा। इससे दूरसंचार की जो सेवाएं हैं, मोबाइल, इंटरनेट और सैटेलाइट आधारित जो सेवाएं हमें मिलती हैं, वो लागत सक्षम होंगी और केंद्र सरकार को भी एक राजस्व का बड़ा स्रोत मिलेगा। अब प्रशासनिक आधार पर स्पेक्ट्रम आवंटन होने से इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, नया निवेश आएगा और नई कंपनियां जब आएंगी तो वो एक प्रकार से उपभोक्ताओं को वैरायटी ऑफ सर्विसेज मिलेंगी। ये एक्ट ऐसे संचार पर भी रोक लगाता है जो ग्राहकों की प्राथमिकताओं के आधार पर वाणिज्यिक संदेशों पर दूरसंचार नियामक भारतीय दूरसंचार विनियम प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नियमों का उल्लंघन करते हैं। इस अधिनियम के लागू होने से आम लोगों को टेलीकॉम सेक्टर में मिलने वाली सुविधाओं में विस्तार तो होगा ही, साथ ही संभावनाओं के नए द्वार भी खुलेंगे। दिल्ली से अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, DD न्यूज। वहीं नीट पेपर लीक मामले में CBI तेजी से जांच का काम आगे बढ़ा रही है। इसी कड़ी में CBI की 2 टीमें झारखंड के हजारीबाग भी पहुंची, जहां OSS स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक से पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया और CBI की टीम ने अपने साथ उनको ले गई है। इससे पहले लगभग 7 घंटे तक CBI की टीम ने स्कूल में प्रिंसिपल से पूछताछ की। पिछले दिनों बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने भी OSS स्कूल पहुंचकर जांच की थी। पटना में CBI को 2 आरोपियों की रिमांड मिली है। इसमें से एक का नाम चिंटू है, जिसे देवधर से गिरफ्तार किया गया था, जबकि दूसरे आरोपी का नाम मुकेश है। CBI ने स्पेशल कोर्ट में रिमांड का आवेदन किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह ने रिमांड की अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट ने CBI के वकील का पक्ष सुनने के बाद ये फैसला दिया।
देश में मानसून लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कई राज्यों में बारिश की वजह से गर्मी से राहत मिली है तो कई जगहों पर भारी बारिश परेशानी का सबब बन गई है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का आने वाले दिनों में पूर्वानुमान भी जताया है तो कई इलाकों में मानसून से पूर्व हुई बारिश से उमस भरी गर्मी भी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। डोडा के गंदोह इलाके में एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। एक अधिकारी के मुताबिक गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने एक घेराबंदी एवं तलाशी अभियान शुरू किया था। गौरतलब है कि डोडा जिले में 11 और 12 जून को 2 आतंकवादी हमले हुए थे। सुरक्षा बलों ने जम्मू डिवीज़न में डोडा, रियासी, पुंछ, राजौरी और किश्तवाड़ जिले में कथित तौर पर सक्रिय करीब 70 विदेशी आतंकवादियों के खिलाफ व्यापक रणनीति तैयार की है। और न्यूज़ नाइट के अंत में आप कुछ और जाते हैं राष्ट्रीय महत्व की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में इको टूरिज्म पर आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। तमिलनाडु के कल्लकुरिची जिले में जहरीली शराब त्रासदी में बुधवार को 3 और लोगों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 63 हो गई। वहीं 74 पीड़ितों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद के करीबी अमित कात्याल को भारतीय रेलवे में जमीन के बदले कथित नौकरी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में स्वास्थ्य आधार पर बुधवार को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीट तेहरा, हमीरपुर और नालागढ़ पर 10 जुलाई को उपचुनाव होगा। निर्वाचन विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि उपचुनाव के लिए नामांकन वापसी के बाद 13 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं।